जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट चल रही थी और इसके अंदर अपन ने फंक्शन वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया था कल। फंक्शन वाले टॉपिक को लेकर अपन ने यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है, और साथ ही प्रांत के बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। और अभी अपन उससे आगे यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आगे अलग अलग चीज़ें जो है अपन को देखने को मिलती है। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के अंदर अपन अभी प्रांत के बारे में थोड़ा एक दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में परिसर क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार से फलन के अंदर परिसर को, यानी कि जो रेंज होती है, उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन होते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अभी जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर ने अपन ने यहाँ तक देख लिया था कुछ। लास्ट क्लास के अंदर पहले अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से यहाँ पे एक फलन जो है उसको अपन डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था। उसके बाद में डायग्राम के थ्रू चीज़ों को अपन ने यहाँ पे समझा था कि कौन कौन सा जो है यहाँ पे फलन होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। क्या क्या यहाँ पे फलन को होने के लिए कौन कौन सी शर्त जो है अपन को यहाँ पे देखनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन ने परिभाषित फलन के बारे में बात की थी कि परिभाषित फलन जो है वो क्या होता है। क्योंकि जब अपन प्रांत की बात कर रहे होते हैं, डोमेन अपन निकाल रहे होते हैं किसी फलन का, तब वहाँ पे एक्चुअल में अपन यही देख रहे होते हैं कि जो वो फलन अपन को दे रखा होता है वो अक्ष के किस किस मान के ऊपर परिभाषित होता है, अक्ष के जिन जिन मानों के ऊपर फलन परिभाषित होता है वो ही वहाँ पे प्रांत निकल के आता है। तो इस प्रकार से अपन ने पहले यहाँ पे पढ़ा था कि परिभाषित फलन जो है वो क्या होता है। उसके बाद में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फलन अपन को दे रखे होते हैं, तो वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। जैसे रूट के अंदर राशि अगर अपन को दे दी है तो ये ग्रेटर इक्वल जीरो होनी चाहिए, अगर अपॉन में आ जाती है तो ग्रेटर होनी चाहिए। अगर लॉग के अंदर आधार ई है फिर राशि दे देता है अंदर वाली तो वो ग्रेटर जीरो होनी चाहिए। और अगर मापांक आ जाता है तो वो ओनली वहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका मान जो है राशि का वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मापांक लगा देते हैं तो ये राशि ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव होती है तब भी यहाँ पे मापांक लगाने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। तो अपन क्या देखते हैं कि इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब कुछ चलेगा जब मापांक हो और आधार ई हो। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था कि किस प्रकार से यदि लोग ए आधार ए दे रखा हो फिर राशि दे रखी हो, तो राशि का तो नॉर्मल में कंसेप्ट था कि ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे आधार जो है ये भी ग्रेटर जीरो होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे ए का मान जो है वो वन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में अपन ने यहाँ पे इधर एक एग्जाम्पल लेके इसको लॉग में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे देखा था। अलग अलग केस अपन ने बनाए थे जिस प्रकार से लॉग वन वन इसका मान नहीं होता है, आधार का मान वन नहीं होता है कभी भी। क्यों नहीं होता, अलग अलग प्रकार से अपन ने केस लेके यहाँ पे देखा था। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अपने सामने आई थी। फिर अपन ने प्रांत जो है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इन सभी चीज़ों को अपन ने देख लिया था कि प्रांत जो है वो क्या होता है, कैसे अपन ज्ञात करते हैं, कैसे एक परिभाषित फलन जो होता है उसके प्रत्येक मान जो अक्ष होता है वो यहाँ पे प्रांत कहलाता है। तो अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। अलग अलग एग्जाम्पल अपन ने लिए थे और यहाँ पे अपन ने देखा था कि प्रांत और परिसर जब भी अपन निकाल रहे होते हैं तो इनइक्विलिटी यानी असमीका वाला टॉपिक है, उसका अच्छा खासा यूज यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। तो ज़रूर अपन को असमीका से रिलेटेड जो कुछ भी बातें हैं उन सभी का पता होना चाहिए। अभी अपन प्रांत को लेकर एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि किस प्रकार से प्रांत फलन को लेकर कि यहाँ पे एक सेट अपन को दे रखा है और उसके अंदर 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ एलिमेंट अपन को दे रखे हैं। तब यहाँ पे अपन को क्या बताना है कि तब निम्न में से ए पर परिभाषित कौन कौन से फलन जो है वो फलन होंगे। यहाँ पे जैसे F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 F4 ऐसे ऐसे करके कुछ अलग अलग फंक्शन अपन को दे रखे हैं। अपन को बताना है, क्या बताना है कि इनमें कौन कौन से फलन जो है वो फलन है और कौन कौन से नहीं है। तो फलन की परिभाषा जब अपन ने देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, तब अपन ने क्या देखा था कि फलन जो होता है, फलन एफ जो होता है वो कहाँ से कहाँ में, फलन एफ की जब अपन बात कर रहे होते हैं
तो अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि फलन f जो होता है वो एक सेट ए से ए में परिभाषित होता है। तो यहाँ पे ए वाला जो सेट है इसके प्रत्येक अवयव जो है, इसकी इमेज जो है, इसका प्रतिबिंब जो है बी इस वाले सेट के अंदर अपन को प्राप्त होना चाहिए। और साथ में दूसरी बात क्या थी कि यूनिक मिलना चाहिए, यानी कि ए के प्रत्येक अवयव जो है इसका अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें अपन को प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी शर्त जो है, अगर ये इनमें जो फलन दे रखे हैं, इनमें जो जो फलन इस वाली शर्त को अगर यहाँ पे इस वाली शर्त को यहाँ पे अगर प्रदर्शित कर देता है तो अपन क्या बोलते हैं कि ये फलन होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे f1 जो दे रखा है, f1 जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा कि x, y टाइप के एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे। और यहाँ पे x और y कहाँ से लिए जाएंगे, यहाँ पे x और y इस तरीके से लिए जाएंगे कि a वाले सेट से अपन x का मान यहाँ पे उठा के रखेंगे और y अपन को प्राप्त हो रहा होगा। तो जैसे ही अपन x का मान 1 लेते हैं, जैसे ही अपन x का मान 1 लेते हैं तो y का मान यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और जैसे ही x का मान अपन 2 लेते हैं तो y का मान 3 आ जाता है। और जैसे ही x का मान यहाँ पे 3 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। और जैसे ही अपन यहाँ पे x का मान 4 लेते हैं तो y का मान 5 आ जाता है। लेकिन 5 जो है इस वाले सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि y क्या है, y एक प्रतिबिंब है किसका, x का। तो x को इधर से उठा रहे हैं और y वाले में इस b में इधर वाले सेट में अपन देखते हैं क्या वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन जब अपन x का मान 4 लेते हैं तो y का मान 5 प्राप्त हो जाता है और 5 तो इस वाले सेट के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे ये वाला कर्मित युग्म जो है इस f1 के अंदर अपन को नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ से f1 को अगर अपन देखें तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की 3 आ रही है, 3 की 4 आ रही है। लेकिन एक एलिमेंट इसके अंदर ऐसा बच गया कि एक एलिमेंट 4 जो है उसकी कोई भी इमेज जो है अपन को नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 जो है, 4 की इमेज जो है, 4 का प्रतिबिंब अपन को नहीं देखने को मिल रहा है इस वाले सेट के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये फलन जो है नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 की, 2 की, 3 की इस वाले एलिमेंट की तो यहाँ पे इमेज अपन को देखने को मिल रही है। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा बच गया यहाँ पे ए के अंदर 4, जिसकी इमेज अपन को इधर नहीं देखने को मिल रही है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे f2 की अगर बात करें तो f2 किस प्रकार से डिफाइन है कि x, y के एलिमेंट आ रहे होंगे और y जो है बड़ा होना चाहिए x से। मतलब जैसे जैसे अपन y का मान ले रहे होंगे तो वो x का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 1 तो अपन नहीं ले सकते, क्योंकि 1 जो है इनमें से 1 जो है बाकी के एलिमेंट है उनमें से किसी से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे 1 तो अपन ले ही नहीं सकते, अपन 2 ले सकते हैं। 2 जो है किससे बड़ा है, 1 से है। फिर अपन 3 ले सकते हैं, 3 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। फिर अपन क्या ले सकते हैं, जैसे अपन ने 4 ले लिया, 4 भी 1 से बड़ा है, इस प्रकार से ले लिया। और अपन ने जैसे ये ले लिया कि 2 और ले लिया, 2 जो है ये 1 से बड़ा है और 3 भी 1 से बड़ा है। फिर अपन क्या ले लेते हैं, अपन ये ले लेते हैं जैसे यहाँ पे कि एक एलिमेंट दूसरा अपन ले लेते हैं 3, और 3 जो है वो 2 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे आगे अपन देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि 3 जो है इसकी इमेज जो है 1 आ रही है और इधर 3 जो है एक ऐसा एलिमेंट और प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पे 2 इमेज दे रहा है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि फलन के अंदर प्रत्येक एक का अवयव है वो यूनिक इमेज देना चाहिए। तो यहाँ पे तो यूनिक इमेज यानी कि यूनिक प्रतिबिंब अपन को नहीं देखने को मिल रहा है। 3 जो है इसका 1 भी मिल रहा है और 3 का 2 भी मिल रहा है। यानी कि इधर वाला सेट है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे 1 2 3 ऐसे दे रखा है A B C, तो A1 भी दे रहा है एक बार तो और A इस पे भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यूनिक इमेज जो है अपन को नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये वाला फलन जो है f3 ये भी यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करें है f3 की। f3 जो है इस प्रकार से दे रखा है x, y, x प्लस y जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे अपन ने x का मान 1 ले लिया तो y का मान 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही 2 और 3 लेंगे तो वो 4 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। जैसे ही ये लिया तो
तो ये 5 हो गया और 4 से बड़ा है, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अपन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और जैसे 2 के साथ में 2 नहीं ले सकते क्योंकि 4 हो जाएगा, तो 4 से बड़ा है नहीं। फिर अपन 3 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 के साथ में अपन और ले सकते हैं, जैसे 4 ले सकते हैं। फिर अपन 2 के साथ में 3 के साथ में 1 ले लिया। 3 के साथ में 1 अपन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 4 ही अपन को मिलता है। 3 के साथ में 3 ले लिया इस तरीके से। और यहाँ पे और एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अपन को तो यहीं से पता चल गया कि यहाँ पे तो 1 का 4 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 1 का 4 आ रहा है, एक ही इमेज अपन को मिल रही है। लेकिन जैसे ही 2 पे जाते हैं अपन, तो 2 की 3 इमेज अपन को देखने को मिल रही है और 2 की 4 इमेज भी अपन को देखने को मिल रही है। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा यहाँ पे F3 के अंदर प्राप्त हो गया अपन को कि इसकी, यानी एक एलिमेंट 2 है, इसकी एक बार तो 3 जो है प्रतिबिंब मिल रहा है, एक बार इसी 2 का 4 प्रतिबिंब अपन को मिल रहा है। तो ये वाला जो है ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिक प्रतिबिंब जो है प्रत्येक अवयव का अपन को नहीं देखना है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं F4 की। तो F4 की जैसे ही अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं अपन, जैसे ही अपन F4 की बात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे x, y टाइप का एलिमेंट आ रहा है। तो x प्लस वाई जो हो 5 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही अपन 1 ले लेते हैं तो इसके साथ 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा इनका योग। और जैसे ही अपन 2 लेते हैं, जैसे ही 2 लेते हैं तो इसके साथ में अगर अपन 3 ले लेते हैं तो योग 5 हो जाएगा। और जैसे ही अपन 3 लेते हैं तो यहाँ पे इसके साथ 2 लेते हैं तो योग 5 हो जाता है। और जैसे ही अपन 4 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो इसका योग 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि 1 की इमेज ओनली 4 आ रही है, फिर 2 की इमेज 3 आ रही है। अब 1 जो है इसकी अदर यहाँ पे इमेज अपन को नहीं देखने को मिल रही है। 2 की इमेज है वो 3 है और 3 की 2 है, यानी कि इसकी भी एक ही है, इसकी भी एक ही है, इसकी भी एक ही है। तो यहाँ पे अपन क्या बता सकते हैं, यानी कि इस वाले फंक्शन को अगर अपन इस प्रकार से देखें कि ए सेट जो है इस प्रकार से मिल रहा है, ए इस प्रकार से मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे एक की इमेज अपन को क्या मिल रही है, एक की इमेज अपन को 4 मिल रही है। 2 की जैसे निकाला अपन ने तो यहाँ पे 3 आ रही है, और 3 की इमेज अपन ने देख रहे हैं तो 2 आ रही है। और जैसे ही 4 की इमेज अपन ने यहाँ पे देखी तो 1 आ रही है। तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है इसकी इमेज जो है अपन को इधर देखने को मिल रही है और यूनिक भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि यह एक फलन होगा, यह एक फलन है। तो यहाँ पे F4 जो है, F4 वो अपन को फलन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया है एक बार कि जो कुछ भी फंक्शन के अंदर अपन ने आगे स्टार्ट कर दिया था कि प्रांत जो है वो क्या होता है, कैसे अपन निकालते हैं, ये कुछ फलन जो है वो क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, इन चीज़ों को फिर से अपन ने थोड़ा एक बार रिकॉल कर लिया है यहाँ पे। अभी अपन नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं अपन कि यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे परिसर जो है वो क्या होता है, परिसर किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। तो जब भी परिसर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक फलन, ये एक सेट ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, और यहाँ पे ए बी सी इस टाइप से कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट दे रखे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे ये अलग अलग जो है इस प्रकार से यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे इमेज जो है अपनी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ए वाला जो सेट है वो प्रांत कहलाता है, बी वाला जो सेट है वो सहप्रांत कहलाता है, और बी वाले सेट के जो जो एलिमेंट जो है जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी जिन जिन एलिमेंट की इधर पूर्व इमेज अपन को मिल रही होती है, पूर्व प्रतिबिंब अपन को देखने को मिलता है, वो एलिमेंट जो है उनका एक सेट अपन बनाते हैं और उनके अंदर सेट के अंदर उसको उन एलिमेंट को लिख देते हैं, जैसे 4। ये यहाँ पे क्या आता है, ये तो यहाँ पे परिसर अपन को देखने को मिलता है कि बी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी पूर्व इमेज यानी कि जिनका पूर्व प्रतिबिंब जो है ए के अंदर अपन को मिल रहा है। तो ये 1 है 2 है 3 है 4 है, इनको एक सेट के अंदर अपन लिख देते हैं और यही यहाँ पे अपन को परिसर जो है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ पे मेन चीज जो है वो क्या होती है कि अपन को एक फलन दे रखा होगा, अब बता रहा हुआ कि इस फलन के लिए परिसर क्या होगा, यानी कि अपन को निकालना होगा ये परिसर जो है कि कौन कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे। जैसे ही अपन ने फलन का प्रांत जो निकाला था कि
फलन जो है वो अक्ष के किस किस मान पर परिभाषित होता है वो यहाँ पे अपन को प्रांत देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अपन यहाँ पे परिसर भी निकाल रहे होंगे कि परिसर जो है किस प्रकार से यहाँ पे अपन को प्राप्त होता है। प्रांत की बात करें तो यहाँ पे फलन के अंदर ऐसे कौन कौन से बिंदु अपन रखे, कौन कौन से एलिमेंट अपन रखे कि यहाँ पे अपन को उसकी इमेज जो है वो मिल जाए और वो यूनिक मिले, साथ में वास्तविक मिले और साथ में परिमित मिले। इस प्रकार से यहाँ पे अपन देख रहे होते हैं। परिसर की जब बात करते हैं तो अपन को इधर वाले सेट की बात कर रहे होते हैं कि इधर वाले सेट के अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका पूर्व प्रतिबिंब इधर यहाँ पे अपन को मिल रहा होता है। वो एलिमेंट कौन कौन से है वो अपन को ज्ञात करना होता है और वो परिसर होता है। तो कैसे अपन ज्ञात कर रहे होंगे, इन चीजों के ऊपर अभी अपन बात कर रहे होंगे कि कैसे कैसे एक अलग अलग प्रकार के फलन जो अपन को देखने को मिलते हैं और उनका परिसर जो है, उनकी रेंज जो है अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं। तो जैसे ही एक कोई फलन अपन को दे रखा होगा तो अपन उसको y बराबर मान लेंगे। y बराबर मान लेंगे क्या, वैसे एफ ऑफ एक्स जो है वैसे y ही होता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है इसको y मानते हैं ऐसे। तो यहाँ पे f दे रखा है तो ये इस टाइप से x कोमा y के रूप में क्रमित युग्मित तो आएंगे ना कि x यहाँ पे रख रहे होंगे तो कुछ y आ रहा होगा वो ऐसे ले रहे होंगे और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो है प्राप्त हो रहे होंगे अलग अलग प्रकार से इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा ही तो कुछ अपन कर रहे होते हैं कब, जब एक फंक्शन को अपन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है इसको अपन y मान लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं कि x में द्विघात समीकरण अपन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मानने के बाद में अपने पास जो कुछ भी वो एक समीकरण मिल रही होगी उस समीकरण को अपन एक्स के पदों में द्विघात वाले फॉर्मेट के रूप में इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही एक द्विघात समीकरण अपने पास प्राप्त हो जाती है तो अपन क्या देखते हैं, जैसे एक से एक द्विघात समीकरण अपन ने ले लिया यहाँ पे ए एक्स सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे कुछ ये द्विघात समीकरण अपन को दे रखी है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, इसका हल जब अपन निकाल रहे होते हैं तो हल कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है वो अपन लगा रहे होते हैं, उससे यहाँ पे अक्स के मान जो है वो प्राप्त हो रहे होते हैं और अक्स के मान 2 अपन को प्राप्त होंगे क्योंकि ये 2 घात की है। तो कौन कौन से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, अपन ऐसे ही तो करते हैं ना, माइनस का बी फिर प्लस माइनस ऐसे लगाते हैं, यानी कि 2 मान हो गए, एक बार प्लस लेंगे तो एक मान प्राप्त होगा, माइनस लेंगे तो दूसरा मान प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे अपन क्या कर रहे होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ए सी ऐसे ही तो कुछ कर रहे होते हैं, 2a ऐसे ही तो कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या देखना है कि ये द्विघात समीकरण जो है इसके हल जो है वास्तविक होंगे। वास्तविक कब होंगे, यानी कि इसके हल जो है ये वाला समीकरण जो है वास्तविक भी देगा कॉम्प्लेक्स भी देगा, यानी कि सम्मिश्र हल भी इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर रियल नंबर है वो भी इंक्लूड है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन को तो ओनली जब परिसर की बात कर रहे होते हैं, प्रांत की बात कर रहे होते हैं, तो ओनली अपन यहाँ पे फलन जो है कब डिफाइन होता है, फलन जब डिफाइन होता है जब अक्स का मान अपन रखने, अक्स का मान जब अपन रख देते हैं तो फलन का मान जो है वो परिमित होना चाहिए, साथ में वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक कब होगा, यानी कि रियल नंबर कब होगा, रियल फंक्शन कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला रूट के अंदर दे रखा है, इसका मान अगर ग्रेटर 0 होता है, ग्रेटर इक्वल 0 इक्वल भी हो सकता है, रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है अगर इसका मान ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे इसको जब रूट के अंदर हल कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये रियल वैल्यू दे रहा होगा और जैसे ही रियल वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे आगे अक्स जो है वो भी रियल ही मिल रहा होगा। तो मेन जो है, मेन बात क्या निकल के आती है कि यहाँ पे जब भी अपन परिसर निकाल रहे होते हैं और द्विघात के रूप में एक फलन जो है अपने पास मिल जाता है, बन जाता है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं कि अक्स का जो द्विघात के रूप में समीकरण बनाने के बाद अक्स का मान अपन निकाल रहे होते हैं तो वो किस प्रकार से निकाल रहे होते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है उस समीकरण के अंदर वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे ये प्रतिबंध जो है इसको सोल्व करते हैं, आगे असमीका वगैरह कुछ बन जाती है तो आगे अपन देखेंगे जैसे ही क्वेश्चन ले रहे होंगे तो चीज़ें और अच्छे से बेटर तरीके से यहाँ पे समझ जो है वो आ रही होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अपन क्या करते हैं, परिसर ज्ञात करते हैं तब एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लेते हैं, फिर एक्स में द्विघात समीकरण लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्स का मान वास्तविक होने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक्स का मान वास्तविक होने के लिए वाई पर प्रतिबंध लिखते हैं। प्रतिबंध क्या है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए।
यही तो एक प्रतिबंध प्रतिबंध जो है अपने पास यहाँ पे बन रहा होता है। कब? जब एक द्विघात समीकरण की बात करते हैं तब यहाँ पे। तो यहाँ पे y पर प्रतिबंध लिखते हैं, उसके बाद उसकी सहायता से अपन परिसर जो है वो ज्ञात कर रहे होते हैं। तो परिसर ज्ञात कर रहे होते हैं, कैसे ज्ञात कर रहे होते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, ये कोई एग्जाम्पल है ऐसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ करके है। तो यहाँ पे अगर इसका प्रांत अपन निकाल रहे होंगे तो प्रांत तो नॉर्मली ये द्विघात समीकरण है और स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे x के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक वास्तविक और रियल वैल्यू अपन को देखने को मिल रही होगी। तो इसका प्रांत जो है वो तो यहाँ पे नॉर्मली क्या निकल के आएगा? प्रांत जो है वो तो यहाँ पे r निकल के आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका परिसर अगर अपन को निकालना हो, परिसर निकाल रहे हो परिसर, तब अपन क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर अपन y लेते हैं, ऐसे कुछ करके फिर एक द्विघात समीकरण बन जाती है। तो फिर अपन ऐसे लिख देंगे कि वाई स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, ऐसे कुछ प्राप्त, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर जीरो, ऐसे कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण निकालते हैं ना, तो उसका मूल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर जीरो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बी का मान क्या है, बी का मान तो यहाँ पे जीरो है और सी का मान माइनस वाई है, तो यहाँ पे कुछ मिल रहा होगा, फिर उसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा। अब जैसे ये तो नॉर्मली इतना क्यों कर रहे होंगे अपन, क्योंकि एक सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है कि एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन एक्स का मान रख रहे होते हैं तो क्या क्या प्राप्त हो रहा होता है। तो एक्स का प्रत्येक वैल्यू अगर रख रहे होंगे तो यहाँ पे रख कहाँ से रहे होंगे, आर से रख रहे होंगे, क्योंकि फिर मिल क्या रहा होगा वो यहाँ पे परिसर होता है। तो क्या क्या मिल रहा होगा, हमेशा अपन को पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर कर रहा है। हो सकता है पॉजिटिव ना मिल के अपन को जीरो भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका परिसर जो है वो क्या होगा, आर होगा, आर। फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है ना कि अगर इसका मान अगर अपन जीरो रख देते हैं तो जीरो, इस तरीके से इसका परिसर अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उसके थ्रू अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि परिसर जो है वो कैसे निकालते हैं। जैसे एक एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे अपन क्या मान रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको अपन वाई के बराबर लिख रहे होंगे। फिर अपन क्या कर रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई बराबर जीरो, ये तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और इसका वास्तविक हल कब निकल रहा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर इक्वल जीरो, ऐसा कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा तब। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब बी क्या होता है, अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, वन, वन ही तो है, तो वन का स्क्वायर, फिर माइनस फोर, ए का मान क्या है, अक्स स्क्वायर का गुणांक वन, यही तो है ना। फिर ए आ गया, फिर सी का मान क्या है, जो अचर पद अपन को दे रखा होता है, यानी अक्स के अलावा जो यहाँ पे मिल रहा होता है, तो ये क्या हो गया, ये वन माइनस वाई, ऐसे ही तो कुछ अपन को मिल रहा है। और यहाँ पे इसका मान जो है ग्रेटर इक्वल जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही ये अपन करते हैं तो वन माइनस फोर ऐसे ही हो जाएगा, फिर प्लस फोर वाई ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये एक समीकरण अपने पास, ये इनइक्वलिटी अपने पास निकल के आ गई। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फोर वाई माइनस ये कितना हो गया, माइनस के थ्री ग्रेटर इक्वल जीरो, ऐसे ही तो कुछ चल रहा है। और जैसे ही अपन निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे फोर वाई ये ग्रेटर इक्वल थ्री ऐसे हो जाएगा, और वाई का मान जो है ऐसे तो हो जाएगा ना कि तीन बटे चार। तो यहाँ पे परिसर जो है अपन को क्या देखने को मिलेगा, परिसर, परिसर यही तो होता है ना, वाई तो होता है ना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर अपन वाई ऐसे ही तो कुछ लेते हैं। जैसे अक्स के मान इधर से अपन उठा के रखते हैं और यहाँ पे ये वाई इधर प्राप्त हो रहा, तो ये कौन कौन से मिल रहे हैं, यही तो वाई, ये परिसर के अंदर ही तो आ रहे होंगे ना। तो ऐसे अपन इसको परिसर के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि ये परिसर जो है अपने पास क्या मिल रहा होगा, परिसर जो है वो क्या मिलेगा अपने पास, परिसर के रूप में मिलेगा अपने पास इस तरीके से कि इसका मान जो है
3/4 से इन्फिनाइट, ऐसे कुछ मिल रहा होगा। तो जैसे ही इसका परिसर निकालें तो ऐसे अपन निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा कुछ दे रखा अपन को, इसका परिसर अपन को निकालना है। तो वही बात है कि अपन क्या कर रहे होंगे, इसको y के बराबर मान रहे होंगे, +1/x² प्लस x प्लस 1 बराबर y। और जैसे ही इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, और उधर लेके जाएंगे तो ये y इंटू x² प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस वाई, ऐसे कुछ हो जाएगा। और फिर अपन x² जो है वो कॉमन ले लेंगे और इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, फिर यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे अपन क्या ले रहे होंगे, फिर से यहाँ पे अपन जैसे माइनस एक्स है और ये माइनस वाई एक्स है, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स जो है उसको तो अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, और उधर जो है माइनस वाई एक्स इधर आया और माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो प्लस वाई, तो ऐसे ही कुछ बच रहा होगा। फिर ये 1 है, +1 और ये माइनस वाई और इधर 0 हो जाएगा। ऐसे ही तो कुछ हो रहा होगा। ये द्विघात समीकरण बन गई, तो यहाँ पे अपन प्रतिबंध लगा देंगे। प्रतिबंध जो है वो क्या है, b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे ही अपन ये कुछ कर रहे होंगे तो b² का मान मतलब अक्स का गुणांक क्या है, अक्स का गुणांक तो यहाँ पे माइनस के 1 प्लस वाई जो है, तो 1 प्लस वाई b² माइनस 4ac, ए का मान क्या है 1 माइनस वाई और c का मान क्या है 1 माइनस वाई, ऐसे कुछ ही तो है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपन, और इसका मान क्या है ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, ऐसे ही तो है ना। और जैसे ही अपन इसको ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक समीकरण y के रूप में अपने पास मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको सोल्व जैसे ही कर रहे होंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2y और प्लस y², इसको जैसे ही कर रहे होंगे और ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया और फिर -4 से ये गुणा हो रहा है, तो जैसे ही -4 हो जाएगा, फिर y² अपन कर रहे होंगे प्लस का होगा लेकिन माइनस का 4y² हो जाएगा, फिर माइनस के 2y हो रहा होगा यहाँ पे, तो जैसे ही 4 से करेंगे तो प्लस के 8y ऐसे कुछ मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, y² में से 4y माइनस के 3y² बच गए और ये 8y और ये 2y, ये कितने हो गए 10y हो गए अपने पास, 8 और 2 10y, ऐसे कुछ हो गए। क्योंकि इसको जब सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे यही तो बनेगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y, और माइनस तो यहाँ पे 4 प्लस कर देगा और इसको यहाँ पे -4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 10y और y² वाला टर्म जो है ले लिया, फिर यहाँ पे माइनस के 3, जैसे ही 1 में 4 गया माइनस के 3, फिर ग्रेटर इक्वल 0। अब अपन क्या करेंगे, माइनस का बाहर निकाल लेंगे, तो जैसे ही माइनस का बाहर निकाल लेंगे तो 3y² यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 10 बच जाएंगे, ये माइनस का 10y और ये प्लस का 3 और ये लेस देन इक्वल 0। तो बन तो रही है समीका ही ना। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका अपन क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो क्रांतिक बिंदु के रूप में क्या निकल के आ रहा होगा अपने पास, जैसे ही अपन क्रांतिक बिंदु की यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो क्रांतिक बिंदु क्या निकल के आ रहे होंगे 3y² माइनस 10। तो यहाँ पे y का मान अपन निकाल लेंगे, तो y का मान जैसे ही अपन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस √b² यानी कि 100 माइनस 4ac, यानी कि 3 या 9 4 × 12 36 माइनस के 4ac और 36, इस तरीके से अपॉन 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस 100 में से 36 जैसे अपन निकाल रहे होंगे तो 64 बच रहे होंगे, 64 का 8 बच रहा होगा, जैसे ही रूट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे ये कितना प्राप्त होगा, जैसे ही अपन y का मान जो है निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है, एक बार तो दोनों को ऐड करेंगे तो 18/6 मिल रहा होगा, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। फिर
10 में से अपन 8 निकाल रहे होंगे तो 2/6 यानी 1/3 ऐसे कुछ मिल रहा होगा और पॉजिटिव मिल रहा होगा। फिर अपन क्या करेंगे, एक नंबर लाइन अपन ले लेते हैं और यहाँ पे जैसे ये 3 जो है यहाँ कहीं आ रहा होता है और ये 1/3 यहाँ आ रहा होगा, फिर प्लस प्लस ऐसे कुछ माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। फिर अपन क्या देखते हैं कि लास्ट के अंदर असमीका के अंदर लेस देन इक्वल 0 था, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो अपना परिसर जो है वो क्या निकल के आया एक्चुअल में, परिसर तो यहाँ से 1/3 से 3 तक ये होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो क्या अपने पास निकल के आता है। इसका आंसर की बात करते हैं तो ये आंसर जो है अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पे इसका आंसर 1/3 से 3 तक जो है वो होना चाहिए, ऐसे कुछ मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर 1/3 कोस इस तरीके से दे रखा है। अब जैसे ही इधर वाले ऐसे क्वेश्चन अगर अपन कर रहे थे तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, द्विघात समीकरण अपन बना के फिर ये शर्त जो है अपन लगा रहे थे इसके अकॉर्डिंग इसको आगे सोल्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही त्रिकोणमिति वाले जो फंक्शन आ जाते हैं तो वहाँ पे अपनी कोशिश क्या रहेगी कि ये वाला जो फलन है इसको अपन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि अपन को पता है साइन और कोस जो होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, साइन एक्स इसका मान हमेशा 1 से बड़ा और इस तरीके से 1 से छोटा। ऐसे कुछ अपन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और -1 हो सकता है, कम से कम ऐसे हो सकता। तो इस वाली यहाँ पे जो ये दे रखा है इससे अपन इस वाला फॉर्मूला ये दे रखा है फंक्शन इसको अपन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कैसे यहाँ पे ये बन रहा होगा, तो जैसे ही अपन को पता है, क्या पता है कि cos 3x जो है, cos 3x जो है इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा, साथ में इक्वल भी होता है। फिर अपन क्या करना है, इसको जैसे ही माइनस से गुणा अपन कर रहे होंगे, अंदर माइनस चाहिए अपन को, तो जैसे ही माइनस से गुणा कर रहे होंगे तो इधर तो प्लस हो जाएगा लेकिन असमीका का साइन जो हो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, ये माइनस के cos 3x प्राप्त होगा और जैसे इधर भी ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन था ग्रेटर हो जाएगा और ये माइनस से गुणा हो जाएगा और इधर वाला माइनस हट जाएगा। फिर क्या चाहिए अपन को, 3, 3 में से इसको लेस करना है तो 3 जोड़ देंगे, जैसे ही 3 जोड़ देंगे इधर तो 4 हो जाएगा ऐसे, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस cos 3x, ऐसे ही तो कुछ देखने को मिल रहा होगा। और ये साइन ऐसा का ऐसा, और जैसे ही 3 यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपोन में चाहिए तो अपन अपोन में कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 1/4 ग्रेटर इक्वल यहाँ पे 1/3 माइनस cos 3x ऐसे कुछ मिल रहा होगा और यहाँ पे ये वाला साइन और यहाँ पे 1/2 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये वाला फलन अपने पास प्राप्त हो गया। अब अपन यहाँ पे देखने से प्राप्त हो रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मान जो है वो क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान 1/4 हो सकता है यहाँ से इसका मान, फिर इससे कम ही होगा। तो जैसे ही इसको अपन ऐसे लिख रहे होंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 माइनस cos 3x यहाँ पे, यानी कि पहले अपन क्या दे देंगे, 1/2 से बड़ा है इसका मान, यही तो बोल रहा है 1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा है, तो यही तो है ना 1/2 से बड़ा है। फिर 1/4 से छोटा है इसका मान, इस प्रकार से 1/4 से छोटा और साथ में इक्वल भी है। तो यहाँ पे इसका परिसर जो है अपन को क्या देखने को मिल रहा होगा, परिसर परिसर क्या देखने को मिल रहा होगा कि 1/2 से तो बड़ा होना चाहिए और लास्ट 1/4 तक ये जाना चाहिए। अब इसमें बड़ी कौन सी है, बड़ी 1/2 है या फिर 1/4 है। यहाँ पे बड़ा 1/4 है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या का यहाँ पे भाग जा रहा है, तो इधर कम अपन को मिल रहा है। फिर यहाँ पे इधर जो है कम का भाग जा रहा है, तो इधर वाला जो बड़ा हो गया और इधर वाला छोटा हो गया। तो ऐसे कैसे निकल के आ गया ये, यहाँ पे क्या है, साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये इधर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो है 1/2 से बड़ा होना चाहिए इसका मान, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अपन, यहाँ पे 1/2 अपन को जैसे यहाँ पे मिलेगा
1/2, और 1/4 जो है वो इधर कहीं मिल रहा होगा, 1/4। तो 1/2 से बड़ा होना चाहिए इसका मान। तो 1/2 से, ये क्या बोल रहा है, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही 1/2 से बड़ा अपन देखेंगे तो वो तो इधर मिल रहा होगा ना, इधर। और जैसे ही ये क्या बोल रहा है, 1/4 से छोटा होना चाहिए, तो 1/4 से छोटा, तो वो तो इधर मिल रहा होगा ना अपन को। तो यहाँ पे इसका परिसर ये नहीं मिलेगा, इसको अपन ने गलत कर दिया, क्योंकि 1/2 है वो बड़ा होता है 1/4 से। तो इसको अपन अपन अपने पास कौन कौन सा रीजन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये चाहिए अपन को, क्योंकि 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा तो उधर मिल रहा होगा। और जैसे ही 1/4 से छोटा होना चाहिए, तो 1/4 से छोटा तो इधर मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला रीजन हो जाएगा। और इसका परिसर जो है अपन को क्या देखने को मिलेगा, माइनस इन्फिनाइट से 1/4, और फिर इसका यूनियन अपन कर देंगे, और यहाँ पे 1/2 से प्लस इन्फिनाइट। इस तरीके से यहाँ पे इसका परिसर जो है अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे जब भी यहाँ पे कोस्ट वाले क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, तो इसका अपन किस प्रकार से यहाँ पे निकाल रहे होंगे, ऐसे कुछ करके अपन इसका आंसर जो है वो दे रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे कुछ हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ मानक फलन अपन को दे रखे हो यदि, जैसे इस प्रकार से, तो उसका प्रांत और परिसर क्या होगा। यहाँ पे e की पावर x और a की पावर x जब भी अपन को दे रखा होगा, तो प्रांत जो है इसका r होगा, क्योंकि जैसे ही अपन e की पावर x कर रहे होंगे, यानी कि e की पावर में कोई भी वैल्यू अपन ले रहे होंगे, चाहे धनात्मक लो, चाहे ऋणात्मक लो, चाहे जीरो लो, जीरो ले रहे हो, इसका मान हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा होगा। तो यहाँ पे r जो है इसका प्रांत हो जाएगा, ऐसा है a की पावर x पे लागू हो रहा होगा। लेकिन परिसर क्या होगा कि क्या मिल रहा है अपन को, ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा e की पावर x और a की पावर x अपन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे r प्लस अपन को मिल रहा होता है, यानी कि पॉजिटिव वाले नंबर है वो ही अपन को मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स स्क्वायर या फिर मापांक x की। तो यहाँ पे जैसे ही अपन एक्स स्क्वायर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और परिमित मिलती है। मापांक करते हैं तब भी पॉजिटिव मिलती है और परिमित मिलती है, यानी वास्तविक और परिमित मिल रही है, मतलब फंक्शन डिफाइन है प्रत्येक r के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे r जो है इसका प्रांत हो जाएगा, और क्या निकल के आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर जैसे ही कर रहे होंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इंटरसेक्शन यूनियन हो गया जीरो, यानी एक जीरो एलिमेंट और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा होगा r प्लस से। लेकिन यहाँ पे जीरो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा x का मान अगर जीरो भी अपन रख देंगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा होगा, और 1 से छोटा नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये तो ओनली पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा होगा, तो परिसर ओनली r प्लस होगा। लेकिन जैसे एक्स स्क्वायर या मापांक x की बात करें, तो यहाँ पे r प्लस यूनियन यहाँ पे जीरो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जीरो भी हो सकता है, तो परिसर के अंदर ये भी मिल सकता है। साइन और कोस की बात करें तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि प्रांत इसका r होता है, कहीं से भी अपन नंबर उठा के इसमें रख दो, एक वैल्यू अपन को दे रहा होगा, और वो -1 से +1 के बीच में ही अपन को देखने को मिलेगी, साथ में -1 मिल सकता है और 1 मिल सकता है, ऐसे कुछ। तो परिसर ये हो जाएगा। 10 की बात करें तो यहाँ पे r में से अपन वो घटा देंगे x के मान जिस पे ये अपरिभाषित होता है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे 2n + 1 π/2 कर देते हैं, यानी कि 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, ऐसे कुछ अपन कर रहे होते हैं, x का मान ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपन को परिमित वैल्यू नहीं मिलती है। 10 का ग्राफ जो है इस प्रकार से ही तो होता है ना, इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। जैसे ही अपन π/2 पे चले जाते हैं तो अपन को कोई भी परिमित वैल्यू नहीं मिल रही होती है। जैसे ही अगले वाले पर चले जाते हैं तो इस प्रकार से ये 3 π/2 आ गया, फिर 5 π/2 आ गया, फिर 7 π/2 आ गया, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे इसके अंदर जैसे 1 का इसका n का मान 1 लगाया, जीरो लेते हैं तो 1 π/2 आ जाएगा। n का मान 2 लेते हैं तो n का मान जैसे ही 1 लिया तो ये 3 आ गया, 2 लिया तो यहाँ पे 5 आ गया, 3 लिया तो यहाँ पे 7 आ गया, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, ऐसे कुछ करके यहाँ पे π/2 के रूप में प्राप्त हो रहा होगा। उस पे यहाँ पे 10 का फंक्शन जो अनडिफाइन होता है, क्योंकि ये इस प्रकार से अनंत मान दे रहा होता है, तो उसको अपन
लेस कर देंगे, घटा देंगे, और यहाँ पे परिसर जो है वो इसका आर मिल रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक वैल्यू अक्स की कोई भी वैल्यू अपन ले, यहाँ पे हमेशा वैल्यू जो है इसकी मिल रही होगी। कब? जहाँ जहाँ ये डिफाइन अपन को दे रखा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कोट का, कोट के अंदर यहाँ पे माइनस एन पाई हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोट जो है अक्स, कोट अक्स, यहाँ पे अक्स का मान है, अगर अपन 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9, 8, 10 ऐसे कुछ भी लिख रहे होते हैं, पाई का गुणांक यहाँ पे कुछ भी ले रहे होते हैं, कब, कहाँ से, वोल नंबर से, यानी कि आई से, इंटेजर नंबर से अगर ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा ये क्या, अपरिभाषित होता है कोट, तो आर में से इसको अपन घटा देंगे, लेकिन मान जो है इसका परिसर के रूप में आर ही मिल रहा होगा। एक अक्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे 10 में करते हैं वैसे 2n+1 पाई/2 घटा देते हैं, क्योंकि इस पे अपरिभाषित हो जाता है ये। जैसे ही 2n+1 पाई/2 अक्स का मान लेते हैं सेक के अंदर और 10 के अंदर, तो यहाँ पे अपरिभाषित होता है, तो आर के अंदर से इसको अपन घटा लेते हैं और वो प्रांत हो जाता है, और फिर यहाँ पे आर में से माइनस कर देते हैं, -1 से 1, तो इसका परिसर देखने को मिलता है। ऐसे ही कोसेक के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ मानक फल अपन को दे रखे हैं इसका, यहाँ पे वैसे ही ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको अपन को ध्यान में रखना है। अभी अपन बात कर रहे हैं फलनों के प्रकार के ऊपर। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया। और जब अपन पूरे कंसेप्ट की क्लास होने के बाद, यानी जो जो कंसेप्ट इस फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर दे रखे हैं सभी को कवर अपन कर लेंगे, उसके बाद में अपन जो क्लास लेके आएंगे उसके अंदर क्वेश्चन जो है उसको अपन सोल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पे और अलग प्रकार के क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे होंगे। वहाँ पे प्रांत भी निकालेंगे, परिसर भी निकालेंगे, साथ में जो अदर चीज़ें अपन आगे पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक बार के लिए प्रांत और परिसर से यहाँ पे अपन को अच्छे से, अपन ने यहाँ पे अच्छे से सब कुछ समझ लिया है। क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को समझने की अपन ने कोशिश की है, और ज़रूर अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आई है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अच्छे से अपन ने यहाँ पे चीज़ों को देखा है, समझा है। तो अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं फलनों के प्रकार के ऊपर, टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार से फलन अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फलन जो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक तो मानक फलन, एक प्रतिबिंब के वर्गीकरण पर आधारित फलन। यानी कि जब अपन इस प्रकार से सेट लेते हैं, यहाँ से अपन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या, इस वाले जो सेट के जो अवयव है इनका प्रतिबिंब भी तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो प्रतिबिंब किन किन का बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, इस आधार पे यहाँ पे पर बात करें तो प्रतिबिंब के वर्गीकरण के आधार पे कुछ फलन होंगे, कैसे होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उनको अपन पढ़ेंगे। और दूसरा कुछ मानक फलन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो अपन को देखने को मिलते हैं, उनको अपन पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से ये होंगे इसके बारे में अपन यहाँ पे देख रहे होंगे कि कौन कौन से फलन जो है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर सब कुछ जो कुछ भी अपन को मिलेगा इन्हीं चीज़ों से संबंधित आगे अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ, हालांकि इसके अलावा भी और चीज़ें देखने को मिल रही होगी। अभी अपन मानक फलन की अगर बात करें, जैसे ही अपन मानक मानक फलन की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि अपन पढ़ते हैं कि सम फलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन जो है, वर्धमान ह्रासमान फलन देखने को मिलता है। मापांक फलन है वो कैसे क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है, साथ में आवर्ती फलन होता है, संयुक्त फलन निकाल रहे होते हैं, प्रतिलोम फलन निकाल रहे होते हैं अपन, सिग्नम फलन निकाल रहे होते हैं। इस प्रकार से अदर अदर प्रकार के फंक्शन जो है अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो किस प्रकार से इन सभी फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे इसके जो रिजल्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अपन आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो फलन है। अभी अपन स्टार्ट कर रहे होंगे कि मानक फलन जो है इन्हीं को अपन लेके चलेंगे, पहले इन सभी को अपन पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। फिर अपन देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब के वर्गीकरण के आधार पर जो फलन है वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे एक तो एक ही फलन देखने को मिलता है, बहु एकेकी, आच्छादक फलन, एकेकी आच्छादक दोनों हो, साथ में अंतःक्षेपी हो, या फिर अदर प्रकार के और भी यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे अपन आगे पढ़ने वाले हैं। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, इन चीज़ों के ऊपर अपन ने अच्छे से देख लिया है। सह प्रांत क्या होता है उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। और आगे जब अपन एक की
बहुएकी आच्छादक ऐसे कुछ ये फलन निकाल रहे होंगे, इनकी बात कर रहे होंगे, तो वहां पे सहप्रांत, प्रांत, परिसर तीनों चीजों को कंबाइंड रूप में अपन देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करके आप चीजों को यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फलन, जो मानक फलन है अपने। जैसे समफलन, समफलन की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोई फंक्शन अपन को दे रखा होता है एफ ऑफ एक्स। यदि अपन ऐसा कर दे कि यहाँ पे अक्स के अंदर माइनस अक्स अपन लिख देते हैं और फिर यहाँ पे एफ ऑफ अक्स ही अपन को प्राप्त हो जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये फलन जो है एफ ऑफ अक्स ये एक समफलन होता है। तो यहाँ पे जैसे यदि अक्स फलन जैसे डिफाइन कर रखा है कि यदि फलन एफ ऑफ अक्स में अक्स के स्थान पर माइनस अक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात एफ ऑफ माइनस अक्स अपन करते हैं तो वापस एफ ऑफ अक्स ही प्राप्त हो जाता है। कब? प्रत्येक अक्स के लिए। और अक्स कहाँ से ले रहे होंगे, अक्स अपन डोमेन से ले रहे होंगे, प्रांत से ले रहे होंगे, तब फलन एफ ऑफ अक्स जो है वो समफलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जैसे ही अपन एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि ये तो फिर से एफ ऑफ एक्स ही मिल गया अपन को। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो वापस एफ ऑफ एक्स मिल गया। कब? जब एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हो तब भी एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं तब भी एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक समफलन, समफलन जो है अपन को देखने को मिल गया यहाँ पे। ऐसे कुछ समफलन के अंदर अपन देखते हैं। अब समफलन के आधार पर ही सम विस्तार एक नाम आता है, इवन रेंज। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो ये क्या होता है, जैसे ही अपन कोई फलन अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स, और अपन क्या करते हैं इसके अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसे अपन लिख देते हैं। जैसे ही अपन क्या करते हैं, सॉरी, माइनस, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है इसके अंदर माइनस एक्स अपन लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्राप्त हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है किस प्रकार से यहाँ पे दो प्रकार से डिफाइन किया जाएगा कि एक बार तो एफ ऑफ एक्स जो है इसकी अलग तरीके से वैल्यू आ रही होगी, एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स है इसको अपन अलग तरीके से डिफाइन करे होंगे। तो कैसे यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, इस प्रकार से यहाँ पे बात करें तो सम विस्तार फलन की बात करें, जैसे यदि फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 0 से 1 में अगर डिफाइन है, यानी कि एक्स का मान अपन 0 से ए के बीच में अगर ले रहे हैं, एक्स का मान कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, अंतराल 0 से ए के बीच में। और यहाँ पे मतलब एक्स का मान ज़्यादा से ज़्यादा अपन ए ले सकते हैं और ए से छोटा 0 तक जा सकते हैं, पर परिभाषित है। तब यहाँ पे एक दूसरा फलन माइनस ए से 0 में एक फलन एफ ऑफ एक्स इस प्रकार परिभाषित होगा, यानी कि सम फलन के अंदर अपन क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो जाता है। और यहाँ पे ये किस प्रकार से डिफाइन हो रहा होता है, जैसे ही अपन यहाँ पे अंतराल जो है वो 0 से ए ले रहे होते हैं, यानी कि एक्स का मान जो है ए से छोटा और 0 से बड़ा, ऐसे कुछ अगर अपन ले रहे होते हैं तो अपने पास फलन जो है वो एफ ऑफ एक्स के रूप में मिल रहा होता है। और जैसे ही अपन ये कर दिया अपन ने कि माइनस ए से 0 ये वाला अंतराल ले लिया, तो यहाँ पे इस अंतराल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि माइनस ए से बड़ा एक्स का मान और यहाँ पे 0 से छोटा, इस प्रकार से। तब अपन को क्या मिल रहा होगा, तब अपन यहाँ पे देख रहे होंगे कि माइनस ऐप के अंदर माइनस अक्स अपन ले रहे होते हैं, तब यहाँ पे अक्स जो है माइनस ए से 0 के बीच में अपन इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सम विस्तार जो है एफ ऑफ अक्स से जब एफ ऑफ माइनस अक्स में जाते हैं तो अपना अंतराल जो है इस तरीके से बदल जाता है। ये चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। समफलन क्या होता है ये अपन ने देख लिया, नॉर्मल चीज़ें हैं। वैसे आगे अपन बात करें विषम फलन, तो जैसे ही समफलन की बात की थी तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे विषम फलन की बात कर रहे हैं तो जैसे ही माइनस एक्स अपन लिख रहे होंगे तो यहाँ पे ये माइनस चिन्ह जो है फलन के बाहर आ जाता है, उसमें तो गायब हो जाता है समफलन में, और इसमें क्या है माइनस चिन्ह जो है वो बाहर आ जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक
विषम फलन जो है वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा? यदि फलन एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पर माइनस रखने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाए, यानी एफ ऑफ एक्स का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स करे अपन, तो यहाँ पे जो चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाए, किसका? एफ ऑफ एक्स का। पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? माइनस हो गया, ये माइनस एफ ऑफ एक्स। और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? प्रत्येक एक्स जो है वो प्रांत से अपन ले रहे होते हैं, क्योंकि प्रांत में ही तो फलन डिफाइन हो रहा होता है, जहां डिफाइन होगा वहीं से एक्स अपन ले रहे होंगे, तब फलन एफ ऑफ एक्स एक विषम फलन होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एक्स अपन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह जो है फलन के बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। तब अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या है? ये एक विषम फलन जो है अपन को देखने को मिलता है। इस प्रकार से अपन विषम फलन जो है, ओड फंक्शन है, उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही सम विस्तार पढ़ा था, उसी प्रकार से एक विषम विस्तार भी अपन को देखने को मिलेगा, ओड रेंज भी। तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं? फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 0 से 1 में ही यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, और एक्स का मान इसको इस ऐसे लिख रहे हैं कि परिभाषित है। तब यहाँ पे माइनस ए से 0 के बी में एक फलन एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से परिभाषित होगा। कैसे? कि एफ ऑफ माइनस एक्स अपन ने किया, तब क्या मिल रहा था? एफ ऑफ माइनस एक्स अपने पास मिला इस प्रकार से। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है कैसे डिफाइन हो रहा है? इस प्रकार से दो तरीके से हो रहा है। एफ ऑफ एक्स जो है ये कब हो रहा है? यहाँ पे एक्स का मान कहाँ से ले रहे हैं अपन? 0 से एक्स के बीच में, इस 0 से ए के बीच में। और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ, जैसे ही अपन ने माइनस किया, माइनस एक्स किया, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल गया? जैसे ही अपन ने पीछे वाले में क्या कर रखा है अपन ने? हाँ, माइनस किया। जैसे ही अपन ने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो इस तरीके से डिफाइन था पहले से, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स वो इस तरीके से डिफाइन है, तो ये तो अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही अपन फलन के अंदर माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी रेंज जो है ये बदल जाएगी। कैसे? माइनस ए से 0, ये हो जाएगा माइनस ए से लेस देन इक्वल 0। यानी कि पहले यहाँ पे अक्स कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे अपन? प्रांत 0 से ए के बीच में। लेकिन जैसे ही अपन ने यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स किया, तो यहाँ पे अक्स जो है वो कहाँ से आ रहा होगा? माइनस ए से 0 के बीच में, ये बदल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को? ये क्यों बदला, किस प्रकार से बदला? ये ऐसे बदलता है जैसे अपन बात करते हैं एफ ऑफ एक्स की, जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा अपन को दे रखा है। फिर अपन ने क्या किया? एफ ऑफ माइनस एक्स किया, तो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे हो गया। तो जैसे ही पहले तो यहाँ पे एक्स जो है कहाँ से ले रहे थे अपन? ए से 0 के बीच में, सॉरी 0 से ए के बीच में ले रहे थे, 0 से ए के बीच में। लेकिन आगे जैसे ही अपन ने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, और माइनस में आके यहाँ पे 0 ऐसे कुछ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अपन एक्स जो है उसको ले रहे होंगे ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे विषम विस्तार जो है अपन को ऐसे मिल रहा होगा, ऐसे ये ओपन हो रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सम एवं विषम फलन के कुछ गुणधर्म अपन को दे रखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। क्या क्या? दो समफलन की अगर बात करें और गुणा उनका करें, तो हमेशा समफलन ही अपन को देखने को मिलेगा। फिर क्या बात करें? दो समफलन दे रखे हैं और उनका योग करे या फिर अंतर करे, हमेशा समफलन अपन को देखने को मिलेगा आगे। फिर अपन बात करें दो विषम फलन अपन को दे रखे हैं और उनका अपन योग कर रहे हैं या फिर अंतर कर रहे हैं, तो हमेशा विषम फलन अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें कि दो विषम फलन दे रखे हैं और उनका गुणा अगर अपन कर रहे हैं, तब अपन को यहाँ पे समफलन देखने को मिलता है। दो विषम फलन का योग और अंतर करते हैं तब तो विषम फलन मिलता है,
लेकिन दो विषम फलनों का अगर गुणा अपन कर देते हैं तो यहाँ पे अपन को समफलन देखने को मिलता है। यानी कि दो विषम अलग अलग दे रखे थे फलन, अब गुणा हो गया तो वो समफलन में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट क्या, एक समफलन दे दिया और एक विषम फलन दे दिया, फिर अगर उनका गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे विषम फलन ही अपन को हमेशा मिल रहा होगा। कब, जब एक तो सम और एक विषम दे देते हैं फिर गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्या, सम एवं विषम फलन का योग न तो सम और न ही विषम फलन होता है। सम और विषम फलन का जब अपन योग करते हैं, जैसे दो फलन दे रखे हैं सम और विषम फलन, तब उनका योग करते हैं तो वो न तो सम होता है और न ही विषम होता है। ऐसे कुछ करके यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है सम और विषम फलन की अपन को दे रखी है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है इनको अपन को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पे कथन के रूप में देख के फिर यहाँ पे मिलान करवाना या कौन सा गलत है कौन सा सही, ऐसे कुछ देख के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पष्ट फलन की, कि स्पष्ट फलन क्या होता है। अब जैसे ही स्पष्ट फलन की अगर बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि दो चरों का एक फलन अपन को दे रखा होता है और दोनों चरों को ऐसे संबंध द्वारा यहाँ पे अगर अपन व्यक्त कर देते हैं कि पहला चर जो है जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स इस तरीके से हो जाए, या फिर यहाँ पे इस तरीके से अपन को देखने को मिले, या फिर x बराबर यहाँ पे x बराबर एफ ऑफ वाई ऐसे देखने को मिले, तब अपन क्या बोल देंगे कि ये स्पष्ट फलन जो है अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। यानी कि कोई दो चरों के अंदर कोई फलन जो है वो अपन को दे रखा है, तब दोनों चरों को अगर अपन इस प्रकार से व्यवस्थित कर सके कि यहाँ पे एक चर है उसको अपन किसी दूसरे चर के रूप में लिख दे, या फिर दूसरे चर को यहाँ पे पहले वाले चर के रूप में लिख दे, तो यहाँ पे अपन क्या बता सकते हैं कि वो स्पष्ट फलन है। जैसे यहाँ पे कोई दे रखा है जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, ऐसे कुछ दे रखा है एक्स प्लस टू और बराबर, अब जैसे एफ ऑफ एक्स जो होता है इसको अपन वाई तो लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू ऐसे दे रखा है, तो एफ ऑफ प्लस को वाई तो लिखते हैं ना अपन, कि जैसे ही एक्स का मान अपन रखेंगे इस फलन के अंदर कोई वैल्यू अपन को मिल रही होंगी, मानना कि वो वाई मिल रही है, तो यहाँ पे वाई बराबर एक्स प्लस टू हो गया। तो इस प्रकार से वाई जो है इसको एफ ऑफ एक्स के रूप में अपन ने लिख दिया कि एक्स के जैसे जैसे मान रख रहे होंगे वाई मिल रहा होगा। अब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स बराबर वाई माइनस टू, यानी कि इस प्रकार से अपन ने लिख दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया x बराबर एफ ऑफ वाई का फलन हो गया। इस तरीके से ये y है, इसको अपन यहाँ पे जैसे जैसे इस फलन के अंदर y के वैल्यू जो है यहाँ पे रख रहे होंगे वैसे वैसे x मिल रहा होगा, तो मतलब ये स्पष्ट फलन जो है इस प्रकार से निकल के आते हैं। तो दो चरों वाले फलनों के दोनों चरों को ऐसे संबंध द्वारा व्यक्त किया गया हो जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त किया जाना संभव हो, तो इसे अपन स्पष्ट फलन बोलते हैं। जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स कर रहे हो या फिर x बराबर एफ ऑफ वाई ऐसा कुछ लिख रहे हो, तो यहाँ पे स्पष्ट फलन इस प्रकार से देखने को मिलता है। बात करें अस्पष्ट फलन की, तो अस्पष्ट फलन में एक चर को दूसरे चर के रूप में यहाँ पे अपन व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैसे, जैसे दो चरों का एक फलन अस्पष्ट कहलाता है, दो चरों के रूप में एक फलन अपन को दे रखा है वो अस्पष्ट कहलाएगा कब, यदि किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके। जैसे y बराबर ये दे रखा है अपन को कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे कुछ करके यहाँ पे अपन को दे रखा है, तो इसको अपन सॉरी यहाँ पे क्यूब है, इस प्रकार से ये दे रखा है कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे कुछ दे रखा है वाई स्क्वायर ऐसे कुछ। क्योंकि इसको तो अपन कर सकते हैं, ऑलरेडी हो ही रखा है ना, ये हमेशा परिमित वैल्यू ये दे रखा होगा, वास्तविक वैल्यू देगा एक्स के प्रत्येक मान के लिए। लेकिन जब ये वाला फलन अगर अपन लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर
एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो इसको अपन कभी भी एफ ऑफ ये वाई बराबर एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसे ही अगर इसको इस वाले फॉर्मेट में अपन लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये जो फलन मिल रहा होगा ये परिभाषित ही नहीं होगा। परिभाषित क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अपन एक्स की वैल्यू रख रहे होंगे तो वाई मिलेगा, वो वाई जो है यहाँ पे काल्पनिक वैल्यू अपन को दे रहा होगा, तो इस प्रकार से ये परिभाषित नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? जैसे ही अपन इसको आगे करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, वाई का मान ले, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना कि अपन रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ऐसा अपन कर सकते हैं। तो अपन को पता है कि एक्स की वैल्यू जो है अपन आर से उठा रहे होंगे, तो जैसे ही अपन ने मान लिया कि -1 अपन ने लिया, यहाँ पे -1 लिया, तो ये -1 हो गया और ये -1 और ये +1 ऐसे हो गया y का मान। कब? जब x बराबर अपन ने माइनस लिया तब। तो ये -1 क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो -1 और x की जगह -1, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, ये तो माइनस का 1 आ गया, मतलब -1 रूट के अंदर आ गया। तो ये तो आयटा वाली फॉर्मेट में आ गया, इमेजिनरी वैल्यू अपन को मिल रही है यहाँ पे y के रूप में। तो यहाँ पे अपन क्या दे रखे, क्या मिल रहा है कि इसको अगर अपन एफ ऑफ एक्स माने तो ये एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे काल्पनिक वैल्यू अपन को दे रहा है। कब? जब एक्स का मान अगर इसमें -1 अपन ने रख दिया तो ये तो काल्पनिक वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है ये तो डिफाइन ही नहीं है। कैसे नहीं है? ये तो परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स परिभाषित कब होगा, ये इसका एक्स के प्रत्येक मान के लिए अपन क्या देख रहे हो कि ये परिमित वैल्यू दे दे या फिर वास्तविक वैल्यू, सॉरी परिमित और वास्तविक दोनों साथ में दे रहे हो। तो यहाँ पे परिमित तो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, प्लस आयोटा आ जाएगा एक बार तो, और एक बार माइनस आयोटा आ जाएगा, लेकिन ये वास्तविक वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं प्राप्त हो रही है, ये तो इमेजिनरी वैल्यू जो है वो अपन को प्राप्त हो रही है। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये परिभाषित ही नहीं होगा, मतलब ये फलन ही नहीं होगा, और फलन नहीं होगा तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि ये तो अस्पष्ट फलन हो गया। तो इस प्रकार से जैसे वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 ये फलन जो है एक अस्पष्ट फलन हो गया, क्योंकि इसको अपन क्या नहीं कर पा रहे हैं, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में चेंज जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। या फिर ना ही अपन ऐसा कर सकते इसको कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई वाले फॉर्मेट में भी अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही अपन इसको अगर उस वाले फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो ये एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे कुछ मिल रहा होगा, क्योंकि एक्स क्यूब ये माइनस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही एक्स का मान निकाल रहे होंगे तो अपन क्या कर रहे होंगे, वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस ऐसे नहीं होगा, अपन इसको एक्स वाले फॉर्मेट में अगर लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स बराबर वाई माइनस 1, और यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई माइनस 1। कैसे क्या कुछ लिख पाएंगे? लिख ही नहीं पाएंगे इसको एक्स वाले फॉर्मेट के रूप में, एक्स का मान प्राप्त ही नहीं हो रहा है अपने पास। तो यहाँ पे ये अस्पष्ट फलन हो गया, यानी कि दो चरों का एक फलन अस्पष्ट कहलाता है यदि किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो। तो यहाँ पे अस्पष्ट फलन इसको अपन बोल देंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे इतना ही अपन करेंगे, आगे जो बाकी के फंक्शन है उनके बारे में अपन पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो अलग अलग फंक्शन अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे स्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन अपन ने देख लिया, वर्धमान हासमान मापांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन, यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। मापांक फलन जो है क्वेश्चन के अंदर इसको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। आवर्ती फलन जो होता है इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा होता है, किस प्रकार से आवर्ती फलन में अपन जो इसका प्रांत जो परिसर जो है वो चेंज हो रहा होता है, कैसे अक्स को अगर गुणा कर देते हैं किसी संख्या से भाग दे देते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती है।
संयुक्त फलन कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने प्रांत क्या होता है इसके बारे में पहले कल पढ़ा था, उसको अपन ने आज फिर से देखा, और परिसर कैसे अपन निकालते हैं उसको अपन ने देखा। आगे अपन देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो है वो कैसे कैसे यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। कुछ फंक्शन के बारे में अपन ने देखा भी है, पढ़ा भी है। आगे अपन नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उस क्लास के अंदर अपन बाकी के जो फलन जो बचे हुए हैं, फलन का प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, सभी को अपन कवर कर लेंगे। तो अभी की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।